गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। पहला प्रश्न हमारे सामने है आज की डेट के करंट अफेयर के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी संसद द्वारा एशियाई अमेरिकों के खिलाफ घृणा अपराधों से लड़ने के लिए बिल पारित किया गया है, यानी कि एक ऐसा एक्ट लाया गया वहाँ की सीनेट में जिससे क्या कि एशियाई अमेरिकी हैं उनके प्रति घृणा जैसी भावनाएं खत्म की जा सकें। तो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे किस तरीके से वहाँ पर बाकायदा प्रोटेस्ट चलते रहते हैं इसी बात को लेकर के कि किस तरीके से एशियाई अमेरिकी को भी वहाँ का नागरिक मूल रूप से माना जाए। हाँ, वो और बात है कि वर्तमान में वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा पद यानी कि उपराष्ट्रपति का पद कमला हैरिस जो कि खुद एशियाई अमेरिकी ही हैं, या अगर मैं बात करूँ सर्जन डॉक्टर की तो विवेक मूर्ति वो खुद भारतीय मूल से ही हैं, उनका वो संबंध खुद ही कहूँगा कि एशियाई अमेरिकी वो भी हैं। तो ऐसे तमाम बड़े बड़े ओहदे होने के बावजूद वहाँ पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि लोग उनके घृणा की निगाह से देखते हैं, और इसीलिए वहाँ की सीनेट ने क्या किया हुआ है, एक बाकायदा एक्ट बनाने का प्रावधान किया हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन फिलहाल यही है, कुछ मैं आपको मोटा डेटा दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से वहाँ कम्युनिटी बिलोंग करती है जो कि एशियन अमेरिकी हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पिक्चर आप गौर से देखिएगा कि 6 ओरिजिन ग्रुप मेक अप 85% ऑफ एशियन अमेरिकन, यानी कि 6 ऐसे कह सकते हैं क्षेत्र हैं, ओरिजिन हैं, जहाँ से क्या बनता है 85% एशियन अमेरिकन का निर्माण होता है। तो 6 कौन कौन से हैं जरा गौर करिएगा। तो सबसे ज़्यादा हैं चाइनीज़, सबसे नंबर 1 पर चाइनीज़ वहाँ पर संख्या ज़्यादा है। इंडियन जो है वो नंबर 2 पर हैं, राइट। और तीसरे नंबर पर हैं फिलिपिनो के लोग यानी फिलीपींस जैसे इलाके के लोग। चौथे स्थान पर है वियतनाम, पाँचवा है कोरिया, और छठवें स्थान पर जापानीज़। और ये ऑल ग्रुप के अंदर जो 15% रहते हैं उनमें सबसे चहेता पाकिस्तान 2%, कंबोडियन 2%, और जो हमांग है वो 1%, थाईलैंड के 1%। बाकी जितना भी डेटा आपका ये दे रखा है ये सब लेस देन 1% के अकॉर्डिंग नीचे ही हैं, राइट। तो ऐसे लगभग 6 ओरिजिन ऐसे ग्रुप हैं जो कि लगभग 85% एशियन अमेरिकन का निर्माण करते हैं। अब एक और डेटा आपको मैं देता हूं कि वर्तमान में वहाँ पर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जो कि हेटेड घटनाएं रहती हैं। उनमें से आपको कुछ डेटा में आपको BBC का डेटा है, जरा गौर करिए कि सर्वाधिक वर्बल हैरेसमेंट जो एशियन अमेरिकन है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा 69.6% वर्बल हैरेसमेंट के संबंधित मामले आते हैं। वर्बल का मतलब ये किसी को गाली देना, टिप्पणी करना किसी के ऊपर। तो ये वर्बल हैरेसमेंट जैसी घटनाएं 69.6%, कह सकते हैं 70% घटनाएं 100% में से ऐसी घटनाएं हैं जो कि वर्बल हैं, वर्बल हैरेसमेंट होता है उनके साथ में, राइट। बाकी जो भी चीज़ें हैं सनिंग, अदर, फिजिकल असॉल्ट, जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो ये सब अदर में रहती हैं, यानी कि ये 30% में ही आती हैं नीचे चीज़ें। ठीक है, 70% जो सीटें जो कह सकते हैं कि चीज़ें रहती हैं वो केवल अब्यूजिंग जैसे मसले ही रहते हैं, यानी कि एक वर्बल कुछ टिप्पणी कर देना, उन्हीं संबंधित डेटा रहता है। अब एक स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ पर 60 लाख की आबादी है और उनमें से 15% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एशियाई व्यक्ति हैं। और अभी जब कोविड-19 वहाँ बड़े पैमाने पर फैला हुआ था तब 800 ऐसे व्यक्तियों के ऊपर टिप्पणी की गई, या 800 व्यक्ति ऐसे हुए जो हेट के शिकार हुए जो कि खुद एशियाई अमेरिकी थे। तो वो डेटा भी आपके सामने लिखा हुआ कि 800 मामले कोविड-19 के दौरान मिले हैं। ठीक है, तो इन सब में सुधार के लिए अमेरिका ने इस तरीके का कानून बनाने का काम किया है। चलिए, दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो वर्तमान में हमारे CAG हैं, कंप्यूटर एडिटर जनरल हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू को OPCW के वाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति मिली है। तो हम इस बात को समझिएगा कि वर्तमान में जो हमारे CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू, वर्तमान में पहली बात तो ये CAG हैं, कंप्यूटर एडिटर जनरल हैं भारत के, और इन्हीं को ही OPCW एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय द हेग में है। मैं पूरा डेटा आपको देता हूँ। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, 1997 में, और वर्तमान में 193 इसके सदस्य देश हैं, 193 मेंबर इन OPCW। OPCW का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेशन केमिकल वेपन, यानी कि जो रासायनिक हथियार हैं उनके ऊपर किस तरीके से रोक लगाई जाए उसी के ऊपर सारा ये काम करता है OPCW। और इसी में एक बड़ा पद है वाह्य लेखा परीक्षक का। तो ये पद दिया गया किसे, भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू को। जिन व्यक्तियों ने गिरीश चंद्र मुर्मू को नहीं देखा तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये देख लीजिएगा, ये पिक्चर है गिरीश चंद्र मुर्मू की। मैं आपको बता दूं कि ये गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं, यानी गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। और जब नरेंद्र मोदी तत्काल CM वहाँ के CM थे, प्रमुख सचिव के रूप में काम करते थे नरेंद्र मोदी के, तो ये बड़ा पद ऑलरेडी इससे पहले भी रख चुके हैं। और आपको बताता हूँ मैं कि भारत के पहले ST हैं, यानी कि कह सकते हैं ST हैं, ये अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं जो कि CAG के पद पर पहुँचने वाले व्यक्ति बने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, 2019 में जब अगस्त माह में 370 और 35A जैसे मामले बड़े चरम सीमा पर थे, यानी कि वाद विवाद की जड़ बने हुए थे, उस समय ही जम्मू कश्मीर के क्या थे, उपराज्यपाल थे। और जब बटा यानी 31 अक्टूबर 2019 को जब विभाजन हुआ बतौर अलग अलग UT के रूप में, तब जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में काम करने वाले व्यक्ति भी कौन थे, GC मुर्मू ही थे। तो कुछ ही नीचे डेटा मैंने लिख दिया है, हालांकि आप देख लीजिएगा। एस्टेब्लिश 1997 OPCW की, कुल देश 193, मुख्यालय द हेग में है। तो ये डेटा आपको पूरा फुलफिल होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि WHO द्वारा विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। तो 25 अप्रैल को क्या मनाया गया है,
विश्व मलेरिया दिवस। बाकायदा थीम है इसकी रीचिंग जीरो, यानी कि कम से कम न्यूनतम स्तर पर लेकर के आओ इसे, कोविड जो सॉरी वो आपके मलेरिया के मसले हैं। तो ये ग्राफ के माध्यम से समझाने का मैंने प्रयास किया कि किस तरीके से आप समझें इस बात को लेकर के। मादा एनोफिलीज वाहक होती है इसकी मलेरिया की, ठीक है। मलेरिया से बहुत सारे रोग होते हैं अलग अलग, ऐसा नहीं कि मलेरिया की पर्टिकुलर एक ही चीज़ होती है। तो ये देखो मैं आपको बताता हूँ कि 21 अप्रैल के दिन WHO ने बाकायदा वहाँ के तत्काल समय 12 बजे से 1:30 तक यानी PM में एक ओपन वेबिनार यानी कि कह सकते हैं कि एक सेमिनार का आयोजन किया था बैठ करके, जो कि वर्ल्ड मलेरिया डे के ऊपर ही था, वर्चुअली था, इंडिया के बाकायदा शाम के आसपास रहा होगा समय। तो इसके बारे में कुछ मैं आपको डेटा और दे रहा हूँ कि जो मलेरिया है इसके ऊपर सबसे पहले जो बात करी गई वो JW मैगन द्वारा 1818 में करी गई, राइट। यानी कि और बताया कि 460 ऐसी प्रजातियां हैं, स्पीसीज़ हैं जो कि रिकग्नाइज करती हैं किसको, इसी को, ह्यूमन मलेरिया फैलाने का काम करती हैं, राइट। तो ये हालांकि मैंने विकीपीडिया से डेटा लिया है, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं विकीपीडिया पर जाकर के, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि 1818 में पहली बार JW मैगन ने इसके लिए बाकायदा नामकरण किया था, राइट। मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक नेम भी इसका यही है, एनोफिलीज, राइट। तो इतनी बात आप सबको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा ये, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार जून 2021 तक मुफ्त अनाज वितरित करेगी। ये कुछ डेटा मैंने आपको पिछले साल का उठाया हुआ है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जब बढ़ना था, कह सकते हैं लॉकडाउन पीरियड की बात चल रही थी, बढ़ाई जाएगी ऐसी चीज़ों के लिए, तो ये गत वर्ष का डेटा है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक डेटा दे रहा हूँ मोटा मोटा कि जून माह तक के लिए प्रत्येक परिवार को 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। कब तक? जून माह तक के लिए, क्योंकि वर्तमान में स्थितियाँ फिर से भयावह होती जा रही हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार जून 2021 तक मुफ्त अनाज वितरित करेगी। इनमें 5 किलो चावल और गेहूं प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा, और 1 किलो चने भी होते थे, ठीक है, जो भी है। अच्छा, कुछ और डेटा देख लीजिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में, जो खास बातें थी गत वर्ष के लिए चर्चा में बनी रहीं। तो एक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूँ दिया जाता था, पहली बात, जिसका लाभ 81 करोड़ लोगों को मिला। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, जो अभी योजना की बात करिए वो 80 करोड़ लोगों की बात करिए, यानी कि 1 करोड़ उसमें घटेगा, राइट। 81 करोड़ को इसका लाभ मिल रहा था गत वर्ष, अभी नहीं, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, योजना में 19.4 करोड़ हाउस होल्ड को हर महीने 1 किलोग्राम चना मुफ्त दिया जा रहा है, वो तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, राइट। 20 करोड़ जनधन खातों और 3 करोड़ करीब सीनियर सिटीजन, गरीब विधवा और दिव्यांगों को कैश दिया जा रहा है। अब वो देखना होगा कि इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। 20.97 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज 1.0 जो योजना चलाई गई थी, 1.0 थी, इसमें घोषित किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। तो अभी रुपए का डेटा जो आएगा उसको हम बाद में समझेंगे, कितना क्या डेटा है, कितना क्या नहीं है। जैसे इसकी अपडेट आएगी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में इसको छोड़ दूंगा, राइट, कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो बाकी सारी डेटा मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता थी नहीं। ये योजना जो शुरू करी गई थी वो शुरू करी गई थी मार्च के महीने में, और मार्च से चलती रही थी 2020 के बाद से। खैर जो भी है आगे देखेंगे चीज़ों को लेकर के। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो इथोपिया में दक्षिणी क्षेत्र अम्हारा, एक क्षेत्र है अम्हारा, अगर मैं आपको मैप दिखा पाऊँ तो ये मैप है, ये रेड सी है, और रेड सी के बगल में ये आपका इथोपिया है। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा, और यहीं पर ये जो पश्चिमी क्षेत्र आपको दिखा रहा है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, क्या इसका नाम है अम्हारा। अम्हारा क्षेत्र में अभी हाल ही में क्षेत्रीय हिंसाएं भड़क गई हैं, और हिंसाओं बढ़ने के कारण वहाँ पर ऐसी स्थिति आ गई कि इमरजेंसी तक लगा दी गई है, ठीक है, यानी कि आपातकाल जैसे स्थितियाँ वहाँ पर लगा दी गई हैं अम्हारा क्षेत्र में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अम्हारा नामक क्षेत्र अभी हाल ही में चर्चा में रहा, वो किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका। किस देश में है? तो आपका उत्तर होगा इथोपिया। कारण क्या है? वहाँ पर एक समुदाय है ओरोम समुदाय, जो कि जिसकी संख्या है 37%। दूसरा समुदाय है अम्हारा समुदाय, जिसकी संख्या है 27%। और इनमें आए दिन मतभेद हुआ करते हैं, जिसके कारण कहीं गोली चल गई, कहीं ऐसे घटनाक्रम, संघर्ष यानी हिंसा देखने को मिलती है। मैं आपको और पिक्चर क्लियर कर पाऊँ इसलिए मैं आपको दिखा दूँ बैठ करके कि ये आप जो देखते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले जो देश आते हैं उन्हीं में से एक देश आता है आपका इथोपिया ही, ठीक है। और इथोपिया के जो ये रीजन है, ये रीजन जो आपका है समय वर्तमान में चर्चा में बना हुआ है, यानी कि चर्चा का जो मूल विषय है वो आपका अम्हारा नामक क्षेत्र विस्तार बना हुआ है, ठीक है। कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं जो आप शायद क्लियर कर पाएँ इस बात को लेकर के। एक व्यक्ति हैं जो, अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन वर्तमान में व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल भी 2019 में दिया गया था, किस चीज़ के लिए? शांति के नोबेल के लिए। मैं आपको बता दूं कि तत्काल समय के जो प्रधानमंत्री थे इथोपिया के, उनको क्या किया गया था? शांति का नोबेल दिया गया था 2019 में। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कौन उनका नाम था, लेकिन आप समझ कर देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा नाम है उनका। तो इरिट्रिया और इथोपिया के बीच में जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये विवाद की जड़ थी। विवाद की जड़ क्या थी मैं आपको भी गौर करके और बताऊंगा।
तो ये विवाद ऐसा नहीं कि दसियों साल से 20 साल से विवाद चल रहा था इनके बॉर्डर के ऊपर, यानी कि बाउंड्री शेयरिंग जो थी इसके ऊपर विवाद चल रहा था। 2019 में वहाँ के जो अबाब करके नाम था, मुझे ठीक से रिकॉल नहीं है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने विवाद भी खत्म कर लिया था। ठीक है, मैं पिक्चर आपको दिखाई दे रहा हूँ, शायद आपको समझ में भी आ जाए। बाकी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा उनका नाम और आप भी बताने का प्रयास करिएगा। तो ये आप जरा गौर करिए इस बात को लेकर के क्या है। यहाँ पर साफ साफ एक बात मेंशन है कि जो ग्रीन वाला एरिया है उसे कौन मेंशन करता था, उसे कौन अपना बताता था, उससे बताता था क्लेम इथोपिया बट अवार्डेड टू इट्रिया। यानी कि जो हरा वाला इलाका था इसे कहता था इथोपिया कि ये हमारा है, लेकिन इसके ऊपर कब्जा कौन करके रखा हुआ था, इरिट्रिया करके रखा हुआ था। और ठीक ऐसे ही जो लाल वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा हो, लंबा लंबा ये पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे ये कब्जा था किसके, इथोपिया का, और इरिट्रिया इसे अपना बताता था। तो इतना बड़ा विवाद खत्म करने के पीछे इथोपिया के तत्काल प्रधानमंत्री का बड़ा हाथ था 2019 में। इसीलिए इथोपिया के प्रधानमंत्री को शांति का नोबेल दिया गया था। कब, 2019 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और तत्काल समय में चर्चा का विषय बना रहा और अभी भविष्य में फिर से चर्चा का विषय बनेगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में इरिट्रिया फिर से चर्चा में है। इरिट्रिया के आसपास थोड़ा सा आप सबको कम से कम भौगोलिक विस्तार समझना चाहिए कि ये है यमन और ये है रेड सी। ठीक है, ये है सऊदी अरेबिया, ये है सूडान और ये बाकी का डेटा आप सब जो आप देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सबको पता होनी चाहिए। ग्रेट विक्टोरिया जिसके बारे में बड़ा चर्चा रहती है कि सबसे बड़ी झील, बहुत सारी चीज़ें, तो ये इथोपिया से ही निकलती है। ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो डेटा था ये आपके लिए मैंने आपको जमा करके जो बताया, इस आई होप आप चीज़ों को समझेंगे। कितना इंपॉर्टेंट सेशन था ये। क्वेश्चन कुछ कम थे संडे होने के बाकायदा, इसीलिए क्वेश्चंस का जो मार्जिन रहा या क्वेश्चन की संख्या रही थोड़ी सी कम रही। आप अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।